सर ये क्या कंसेप्ट है? बेटा केमिकल इवोल्यूशन जो है ना, वो क्या कंसेप्ट है सुन लो। व्हाट इज केमिकल इवोल्यूशन? सिंपल सी बात है, पहले जब यूनिवर्स बना, गैलेक्सी बनी, सोलर सिस्टम बना, प्लैनेट्स बने, वो फिजिक्स है या फिजिकल फोर्सेस है। इट्स अ फिजिकल फोर्सेस। उसके बाद अर्थ बन चुकी है। अब अर्थ पे होने वाले हैं केमिकल चेंजेस। अर्थ पे होने वाले हैं केमिकल चेंजेस, क्योंकि अब तक बायोलॉजी आया नहीं। तो पहले फिजिक्स आया, जिसमें अर्थ बनी। जिसमें अर्थ बनी, अर्थ के ऊपर क्या चेंज होने वाले हैं? केमिकल चेंज होने के बाद बायोलॉजी आएगा। तो पहले मैं किसकी बात करूं? अब तक फिजिक्स हो गया बेटा, अर्थ बन चुकी है, बारिश हो चुकी है, समंदर बन चुके हैं। अब केमिस्ट्री आएगी, केमिकल इवोल्यूशन होगा। केमिकल इवोल्यूशन में क्या होगा? तो केमिकल इवोल्यूशन में सबसे पहले एटम बनेंगे, उसके बाद में कंपाउंड बनेंगे, कंपाउंड के बाद सिंपल कंपाउंड बनेंगे, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाद बनेगा एक सेल। क्या बनेगा? सेल। समझा तुझे मैंने क्या बोला? एटम बनेगा, कंपाउंड बनेगा। इसमें स्पेशली आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन आती है? इनऑर्गेनिक के बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में ही आता है कॉम्प्लेक्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल सुन। यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का कंपाउंड आएगा, बराबर है। यहाँ पे उससे बनने वाला सिंपल कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड के बहुत सारे एग्जांपल है। अमीनो एसिड कौन सा एग्जांपल है? जिसमें कौन होता है? नाइट्रोजन। और उसी अमीनो एसिड से कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब कौन बनेगा? प्रोटीन। कौन बनेगा? प्रोटीन। ऐसा ही कार्बन का है। कार्बन CH4, जैसे कि मोनोसैकेराइड शुगर, ग्लूकोज, और बाद में कौन? स्टार्च। समझ रहे बातों को? ग्लूकोज कौन सा कंपाउंड है? सिंपल कंपाउंड। स्टार्च अमीनो एसिड सिंपल। प्रोटीन फैटी एसिड फैट। फैटी एसिड फैट में फर्क है, पता है तुझे? फैटी एसिड और फैट में फर्क है। फैट पता है ना क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड्स होता है फैट, ऑयल्स। इधर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियो, इधर DNA या RNA। मतलब इधर न्यूक्लियोटाइड, इधर न्यूक्लिक एसिड। समझ में आया? ये है केमिकल इवोल्यूशन। इसी के बारे में बात कर रहे हैं वो। इनका ये बोलना था कि दुनिया में ये होता गया, दुनिया में ये होता गया। क्या होता गया? पहले एटम आए, बाद में कंपाउंड बने। ये अपने आप नहीं हुआ। अर्थ में कुछ चीजें थी जिनकी वजह से ये हो रहा था। जैसे एग्जांपल, यूवी लाइट की वजह से ये हो रहा था, टेम्परेचर की वजह से ये हो रहा था, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ये हो रहा था, लाइटनिंग की वजह से ये हो रहा था। जैसे लाइटनिंग आ रही है ऊपर से, और ऊपर ही मीथेन और CO2 है। लाइटनिंग की वजह से मीथेन और CO2 आपस में भिड़ जाते हैं, उससे नया केमिकल बनता है, बराबर है। मतलब तुझे पता है ना, यूवी लाइट, टेम्परेचर, लाइटनिंग, ये सब कैटलिस्ट है। कौन है ये? व्हाट इज कैटलिस्ट? जो रिएक्शन की रेट बढ़ाए, रिएक्शन का स्पीड बढ़ाए। जिस रिएक्शन को 100 साल लगने वाले थे वो 10 साल में हो जाएगी। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। दैट इज कॉल्ड एज अ कैटलिस्ट। तो बेटा ये सब हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। चलो मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता क्या है। अब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को हमें, ऑर्गेनिक मतलब केमिकल इवोल्यूशन, सॉरी केमिकल की बात कर रहे हैं, पूरा केमिस्ट्री। तो पहले मैं आपको क्लियर करूं, केमिकल इवोल्यूशन एक्सप्लेन करने के लिए वहां पे दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम टिक कर लो। केमिकल इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए वहां पे आए थे 1953 में मिलर। हाँ, an American scientist create a similar condition in laboratory scale। इनका नाम टिक कर लो, ईयर टिक कर लो। ये अमेरिकन साइंटिस्ट है, ये टिक कर लो। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया सर? इन्होंने एक्सप्लेन किया केमिकल इवोल्यूशन। हु एक्सप्लेन केमिकल इवोल्यूशन? हाँ, इनका ये बोलना था कि ऐसे ऐसे हो रहा है, एटम से कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड से सिंपल कंपाउंड, के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उससे सेल, ऐसे कुछ इन्होंने बोला था। ओके। उन्होंने ये बताया था कि जो पुरानी अर्थ थी,
पहले वाली अर्थ, उसमें टेम्परेचर कैसा था और क्या था, और क्या था, व्हाट इज रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, जिसमें O2 नहीं रहेगा, जिसमें O2, अभी कैसा एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्सीजन वाला एटमॉस्फेयर है फिलहाल। उस जमाने में O2 था क्या, नहीं, तो कौन सा एटमॉस्फेयर था, रिड्यूसिंग। ओके, प्लस अमोनिया था, मीथेन था, ये उनका बोलना है। अब ये प्रूफ करना है सही में वैसा था क्या, सही में वैसा था कि प्रूफ करना है, सिर्फ बातें बोल के नहीं होता, ये प्रूफ करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने वहां पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट कौन सा था, ये था, है इसकी डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं होगी, हाँ वो डायग्राम आईएमपी लेबलिंग के लिए आती है वो डायग्राम। देख बेटा ये कंसेप्ट क्या है, अब इमेजिन कर उनको पुरानी अर्थ बनानी है और उस तरह का एटमॉस्फेयर बनाना है। अब रियल में बन सकता है क्या, पुरानी अर्थ पुराना एटमॉस्फेयर रियल में बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो क्या करेंगे, वो लेबोरेटरी में बनाएंगे ऐसा एटमॉस्फेयर, इन द लैब बनाएंगे ऐसा एटमॉस्फेयर। इसलिए उन्होंने एक डिवाइस लिया ताकि इसके अंदर वो पुराना वाला एटमॉस्फेयर बना सके। तो डिवाइस, तो क्या हुआ वो देखो। सबसे पहले उन्होंने एक, ये पूरा ग्लास एपरेटस है, वो कांच से बना हुआ है सब, हाँ, उन्होंने एक यहाँ पे बॉयलर लिया कांच से बना हुआ, इसमें पानी ऐड किया, ये पानी है, इसको हीट किया, इसको हीट किया, इस पानी को उन्होंने ना हीट किया, और हीट किया लगभग कितना है 800 डिग्री सेल्सियस, 800 है वो, 8000 नहीं है, कितना लिखा है 800। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बेटा 100 है। पानी को उबाला कब तक, 800 तक, उससे पानी से वेपर बनेंगे, क्या बनेंगे, अब इमेजिन कर का पानी से वेपर बन रहा है, ये वेपर्स है सब, ये सब क्या है वेपर्स, ये वेपर ऊपर जा रहे हैं, ये वेपर जो है ना ऊपर जा रहे हैं, ये वेपर यहाँ जमा हो रहे हैं, और ये वेपर के साथ पहले से कुछ चीज़ें यहाँ मौजूद थी। सर कौन कौन मौजूद था, आईएमपी करना, इसमें मीथेन था, इसमें हाइड्रोजन था, इसमें अमोनिया था, पहले से ही मौजूद था। हाँ इसका रेशो भी याद रखना, मीथेन का रेशो 2 है, इसका 2 है, इसका 1 है, ये रेशो याद रखो, वो नहीं है किताब में लिख लेना रेशो, रेशो लिख लो बेटा, 2:1:2। बता 2:1:2 कौन कौन हुआ, रेशो 2 मतलब कौन है, ये मीथेन, 1 कौन है बेटा, अमोनिया, 2 कौन है, हाइड्रोजन, ये रेशो याद रखना, ये नहीं है एनसीईआरटी में, टिक करना इसको। इसका मतलब अगर मीथेन उन्होंने 100 ml लिया, मीथेन लिया 100 ml, तो अमोनिया कितना लिया होगा 50 ml, ये आता है एग्जाम में, ये 100 ml लिया तो ये कितना लिया होगा अमोनिया 50, हाँ याद रखना। हाँ सर, उसके बाद में ये केमिकल याद रखो, बता इसमें कितने केमिकल आ गए बेटा, 4 केमिकल आ गए, पहले कितने मौजूद थे, 3, कौन से मौजूद थे, और यहाँ से कौन आ रहा है, हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने लगाया इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड लगाए बेटा, क्या लगाए सर, इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड नेगेटिव पॉजिटिव, जिससे करंट पास होगा उधर, करंट, इतना खतरनाक, जैसे बैटरी में रहते इलेक्ट्रोड्स, इतना खतरनाक करंट जो था 75,000 वोल्ट, कितना करंट था, जितना बिजली में होता है, मतलब लाइटनिंग में होता है, जितना लाइटनिंग थोड़ा उससे ज़्यादा होता है, लाइटनिंग में उतना करंट होता है, इतना, इसलिए लाइटनिंग जब आती है तो पूरा आदमी जल जाता है, अगर लाइटनिंग वहां पे गिरी ना तो यहाँ आदमी जल जाएगा, इतना पावर है उसमें, इतना करंट उन्होंने यहाँ पास किया। जैसे करंट पास किया ऑब्वियसली ये चारों एक में से मिल गए, चारों खिचड़ी बन गई इनकी, क्या बन गई इनकी, हाँ, चाय कैसे बनती है, पहले अलग अलग केमिकल ऐड करते हो आप, उसको उबालते हो, बाद में अलग अलग चीजें मिक्स हो जाती है, चाय बन जाती है, ऐसे चाय बन गई इनकी। अब ऑब्जर्व करना है कि इनकी खिचड़ी बन गई, इस खिचड़ी से क्या प्रोडक्ट मिला,
क्या प्रोडक्ट मिला? तो एक काम करते हैं, ये जब करंट के पास में आते हैं, ये करंट के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो इसका वेपर्स बन जाता है। सब कौन से फॉर्म में बन गए? गैस के फॉर्म में बन गए, हॉट गैस। हाँ हाँ, तो ये वेपर्स के फॉर्म में बन गए। तो ये वेपर जो है यहाँ से पास कर, यहाँ से वेपर पास कर, ये पानी का वेपर नहीं है, ये सब खिचड़ी वाला वेपर है इनका। ये वेपर यहाँ से पास कर और इस वेपर को यहाँ पे ठंडा कर, इसलिए हमने कंडेंसर यूज किया। कंडेंसर का मतलब वो चीज जो इनको ठंडा करे, जो इनको ठंडा करे। तो वेपर जब ठंडे हो जाते हैं तो बता क्या कन्वर्ट होता है? लिक्विड। वेपर जब ठंडा करेगा तो क्या बनेगा? लिक्विड। और इस लिक्विड को तू यहाँ पे जमा कर, लिक्विड को तूने यहाँ पे जमा किया और तूने फिर ये जो बीकर है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है ग्लास का एपरेटस, ये जो यहाँ पर केमिकल जमा हुआ है, इस केमिकल को तू यहाँ से बाहर निकाल। केमिकल को तूने यहाँ से बाहर निकाला और ऑब्जर्व किया क्या इस केमिकल में कुछ नया केमिकल है कि वही बातें हैं पुरानी? तुझे क्या लगता है इसमें कुछ नया केमिकल मिलेगा? नया केमिकल मिलेगा? हाँ या ना? पता है जब केमिकल ऑब्जर्व हुआ ना तो उनको ये फील हुआ इस केमिकल में उनको अमाइनो एसिड मिले। क्या मिले? अमाइनो एसिड। क्या अमाइनो एसिड लिए थे उन्होंने? क्या क्या लिया था? लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो क्या मिला? अमाइनो एसिड मिला। क्या मिला? ऐसा ही हुआ था हिस्ट्री में। इमेजिन करो कि इमेजिन करो लाइटनिंग आ रही है, हम एकदम पुरानी अर्थ में चले गए, मतलब पुराना एटमॉस्फेयर। ओके, वहाँ बिजली आ रही है, वोल्केनो इरप्शन आ रहा है, यूवी लाइट आ रहा है, और सिर्फ 4 गैसेस है एटमॉस्फेयर में। मीथेन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया है और कौन है? वाटर वेपर्स। बिजली की वजह से लाइटनिंग चारों मिल रहे एक के साथ, और इधर कौन बन रहा है बेटा? अमाइनो एसिड्स। हमारे सेल में अमाइनो एसिड है। इस तरह कौन बन के रेडी हुआ? अमाइनो एसिड्स बन के रेडी हुआ। ओके, तो ये लाइन टिक कर। ये ही का मतलब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ये लाइन आईएमपी है। उन्होंने क्या देखा? अमीनो एसिड देखा। अमीनो एसिड के नाम लिख लो बाजू में, ग्लाइसिन, एलिनिन, एस्पार्टिक एसिड। ग्लाइसिन, एलिनिन, एस्पार्टिक एसिड। हो गया? अब भाई साहब का एक्सपेरिमेंट सक्सेस रहा, इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस रहा। जब एक्सपेरिमेंट सक्सेस रहता है तो बाकी साइंटिस्ट भी अप्लाई करते हैं। चलो हम भी अप्लाई करते हैं, हम भी करके देखते हैं कैसा एक्सपेरिमेंट था। तो बाकी साइंटिस्ट को क्या मिला? अदर ऑब्जर्व। याद रखना, अदर, अदर ऑब्जर्व। अदर मतलब बाकी। बाकी को क्या मिला? शुगर मिली, नाइट्रोजन बेस मिले, और कौन मिला बेटा? पिगमेंट और फैट्स। समझ में आया मैंने क्या बोला? लेकिन स्पेशली मिलर जी को क्या मिला? और उसके बाद सेम एक्सपेरिमेंट हुए तो उनको क्या मिला? बाकी चीजें मिली। समझ में आया क्या कंसेप्ट था? इससे साबित होता है कि पहले दुनिया में पहले दुनिया में सिंपल सिंपल कंपाउंड थे, मतलब एकदम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी। वो जोड़ जोड़ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी। अमीनो एसिड कौन सी केमिस्ट्री है? ऑर्गेनिक। फैट कौन है? ऑर्गेनिक। हाँ, पिगमेंट्स कौन है? ऑर्गेनिक। नाइट्रोजन बेस, मतलब नाइट्रोजन बेस पता है तुझे? प्यूरिन, पायरिमिडीन्स वगैरह सब कौन है? वो ऑर्गेनिक। कार्बन है उसमें, प्यूरिन में कार्बन है, हाइड्रोजन है। जब कार्बन हाइड्रोजन साथ में है तो कौन सी केमिस्ट्री बन जाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना? हाँ। शुगर कौन सी केमिस्ट्री है? ग्लूकोज। कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑर्गेनिक। हाँ सर। चल हो गया। ये रियल में ऐसा एपरेटस था वो। इनका नाम था सेटअप ऑफ यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट सेटअप। ओके।
ये डायग्राम आपको लेबलिंग के लिए आ सकती है, याद रखना। उसी के सिलसिले में एक चीज मैं आपको लिख के दूंगा। वो रेशो लिखा आपने, वो करंट लिखा 75,000 वोल्ट वाला। तो शुरू में कौन था? कार्बन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था और कुछ सल्फर था। ये शुरू शुरू में केमिकल्स थे, ऐसा मैंने एटम बोला था। ठीक है, इससे सिंपल इनऑर्गेनिक मिलेगा। सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ ऑर्गेनिक भी मिले थे मीथेन जैसे, प्लस ऑर्गेनिक भी मिलेंगे। इनके नाम जैसे बेटा H2O मिला था, CH4 मिला था, अमोनिया मिला था, हाइड्रोजन मिला था, ये मिले थे इनको जोड़ने के बाद। हो गया। सिंपल इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक को कंबाइन जब किया गया तो उससे मिला हमें स्पेशली सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सर कौन कौन सा? बहुत सारे हैं। अमीनो एसिड है, शुगर है, फैट है, हाँ, उसके बाद में न्यूक्लियोटाइड्स है। ये बन गए आपके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट हो गए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ओसी का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कौन कौन सी लिस्ट आती है? इसमें आता है पॉलीसैकेराइड, इसमें आता है प्रोटीन, इसमें आता है न्यूक्लिक एसिड, इसमें आता है फैट। ये सब कॉम्प्लेक्स में आते बेटा।
ये लिख लिया आपने? ये एक चीज रहेगी तेरे, जैसे मैंने कहा ये बन गया ना, कौन बन गया सर? ये कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के बाद पहली बार बना था ऐसा सेल जिसका नाम है प्रोटोबायोन्ट्स, मतलब एक कच्चा सेल बोल सकते हैं इसको आप। और प्रोटोबायोन्ट्स के बाद बना था बेटा सेल, रियल में क्या बना था? जैसे प्रोकैरियोटिक, ऐसा कंसेप्ट है ये। मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड गैदरिंग हुआ, तुम्हारे सेल में यही तो चीजें अवेलेबल है ना, पॉलीसेकेराइड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, फैट है, यही तो है तुम्हारे सेल में। योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड बाय, सेल मेम्ब्रेन इज मेड बाय फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इनसाइड टू साइटोप्लाज्म क्या होता है? यही चीजें होती है, बराबर है? हाँ सर। और ये इससे ही ये कॉम्प्लेक्स जो है वो गैदर्ड हुआ, एक एक जगह पे आया, उससे क्या बना? प्रोटोबायोन्ट्स, मतलब सेल के छोटे छोटे टुकड़े, सेल के छोटे छोटे टुकड़े, और उसी प्रोटोबायोन्ट्स में इवोल्यूशन हुआ, इसी में चेंजेस हुआ, इसी में डीएनए आया था, उसने खुद को रेप्लिकेट किया था, हाँ, सेल मेम्ब्रेन ने अच्छे से वर्क किया था, तब जाके पहली बार कौन बना? सेल, दैट इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक। और उसके बाद आता है यूकैरियोटिक। तो पहला सेल कौन है, उसके बाद कौन आया? ऐसा कंसेप्ट है ये, समझ में आया? हाँ, लिख लो उसे, कॉम्प्लेक्स के बाद लिखो प्रोटोबायोन्ट्स, उसके बाद आता है सेल। हो गया लिखना? यहाँ टिक करो। पहली बार जो नॉन सेलुलर लाइफ थी, फर्स्ट लाइफ थी, लेकिन कैसी थी वो? नॉन सेलुलर। ये कब आई थी? मैंने आपको लिख के दिया था ये चीज शुरू में, 3 बिलियन ईयर एगो। और जो रियल वाली लाइफ है, रियल वाली लाइफ, वो कब आया था? 2 बिलियन ईयर एगो। कब आया था? वो आंकड़े पता है तुझे? अब बता, लाइफ कब आई थी? नहीं नहीं, वैसे लाइफ कब आई थी? अर्थ के बाद लाइफ कब आई थी? 4 बिलियन ईयर एगो। उस लाइफ में नॉन सेलुलर कब आया था? 3 बिलियंस। और रियल लाइफ कब आई थी? हाँ, मतलब एक नॉन सेलुलर लाइफ होती है और एक सेलुलर लाइफ होती है। जो पहली लाइफ आई थी, ये पहला सेल बना था, दुनिया का पहला सेल जो बना था वो कौन सा था? मतलब प्रोकैरियोटिक था, सिंगल सेल था सर। ओके, तो शुरू में देख रहे जो आप, इसे बोलते हैं प्रोटोबायोन्ट्स। प्रोटोबायोन्ट्स मतलब कच्चा सेल, जो जाके मैच्योर्ड हुआ, जो जाके मैच्योर्ड हुआ, हाँ, प्रॉपर सेल डिवीजन हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, तब जाके एक ओरिजिनल सेल मिला। ओके, मतलब सर इस पैराग्राफ में आईएमपी क्या था? इसमें यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट आईएमपी था, पहली चीज। दूसरा आईएमपी क्या था? दूसरा आईएमपी था कि वो ईयर याद रखना आप, कि नॉन सेलुलर लाइफ कब आई थी? 3 बिलियन से रैगो। और सेलुलर लाइफ कब आई थी? हाँ, बस ये चीज़ें याद रखना बेटा। ओके, हाँ, हो गया। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म एज अ थ्योरी। इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म मतलब समझ ले यहाँ पे कंसेप्ट क्या है। तो पहले हमने पढ़ा फिजिकल चेंज क्या है, बाद में पढ़ा केमिकल चेंज क्या है, अभी अभी मैंने क्या पढ़ाया था आपको? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के बाद पहली बार कौन बनी? लाइफ। कौन बनी?
अब जो भी चेंज होंगे वो कहाँ पे होंगे, जो भी चेंज होंगे वो कहाँ पे होंगे, दैट्स कॉल्ड एज इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ। मतलब कैसे प्रोकैरियोटिक कैसे यूकैरियोटिक बना, यूकैरियोटिक में कैसे अलग अलग चीजें आ गई, उसकी बात करेंगे। तो यूनिवर्स बनने का मतलब, अर्थ बनने का मतलब, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर चेंज होने का मतलब, पहली बार सेल बना और सेल के अंदर क्या होगा अभी, चेंजेस। तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। ओके, तो इनका ये कहना है कि अलग अलग थ्योरी लिखी गई अपने लाइफ के बारे में। इसमें क्या क्या बोला उन्होंने देख लीजिए। कुछ रिलीजियस लिटरेचर है, क्योंकि उस जमाने में साइंस कम था, साइंटिस्ट कम थे, उनका लिटरेचर कम था, तो रिलीजियस पीपल है उन्हीं के वही बोलते थे, और जो बोलते थे वही सही था। उन्होंने बोला था एक थ्योरी के बारे में जिसका नाम है स्पेशल क्रिएशन। कौन सी थ्योरी, इनका ये मानना है कुछ सुपर नेचुरल पावर होती है, सुपर नेचुरल पावर जिन्होंने दुनिया बनाई, कुछ सुपर नेचुरल पावर्स जिन्होंने ये दुनिया बनाई, दुनिया का मतलब है अर्थ नहीं, ये लाइफ बनाई, कुछ एनर्जी है जिससे ये लाइफ बनी। उनको ये एक्सप्लेन करते नहीं आया कि ये कौन सी एनर्जी कौन से फॉर्म में, वो नहीं, बस कुछ एनर्जीज है जिससे एक आदमी बना और एक फीमेल बनी, मतलब एक मेल बना एक फीमेल बनी, या फिर कीड़े मकोड़े बन गए, ऐसा। जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, दिस थ्योरी हैज थ्री कोनोटेशन, इसके तीन चीजें हैं, मतलब इस थ्योरी में तीनों के ऊपर फोकस किया गया। ये तीन कौन है, देख बेटा, ये तीन कौन है इस थ्योरी में, तीनों के ऊपर फोकस किया। इसमें पहला कौन है, इसमें पहला कौन था, इनमें पहला था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीसीज एंड टाइप्स दैट वी सी टुडे दे आर क्रिएटेड एज सच। मतलब आज हम इस रूप में हैं, कल भी इस रूप में थे, परसों भी इस रूप में थे, 1000 साल पहले भी यही रूप था हमारा। मतलब जैसे आज हम हैं वैसे ही हम 1000 साल पहले थे, कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं हुआ। मतलब इनका बोलना है कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, जैसे दुनिया आज आपको दिख रही है ऐसे ही 100 साल पहले भी थी, ऐसे ही 1 मिलियन ईयर एगो भी थी। समझ में आया तुझे क्या बोला मैंने? तो जैसे अपना आज हुलिया है, ऐसा ही हजारों साल पहले भी हमारा ऐसे ही हुलिया था, लाखों साल पहले भी ऐसे ही हुलिया था। आज तुझे क्रोकोडाइल दिख रहा है, क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल भी ऐसे ही था, पहले भी वैसे था, कोई डायनासोर वगैरह कुछ नहीं थे। इनका ऐसा बोलना है कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ। यह पहला चीज। दूसरा क्या है, that the diversity was always the same since creation will be the same in future also। इनका ये बोलना है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब पता है तुझे क्या होता है? और बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? तो हाँ, तो अगर आज 100 मेंढक है तो पहले भी 100 ही मेंढक थे और कल भी 100 मेंढक रहेंगे, मतलब फ्यूचर में। समझ रहे? अगर डाइवर्सिटी जो पास्ट में जो डाइवर्सिटी थी वही डाइवर्सिटी आज है और नेक्स्ट भी वही डाइवर्सिटी रहेंगी, ये बोला सेकंड टाइम। समझ में आया क्या था ये? क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? मैं रिपीट करता हूँ पहला पॉइंट और, पहला और दूसरा सुन, इसमें क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट में बोलना क्या था कि जैसे अर्थ पहले थी वैसे ही अर्थ आज है, पहले भी O2 था आज भी O2 है, पहले भी हमारी शक्ल ऐसे ही थी आज भी हमारी शक्ल ऐसे ही है। शक्ल के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब नो इवोल्यूशन। समझ में आया पहला पॉइंट? दूसरा पॉइंट क्या है, पहले अगर पास्ट में 100 मेंढक थे तो आज भी 100 मेंढक है और आने वाले फ्यूचर में भी 100 मेंढक रहेंगे, मतलब डाइवर्सिटी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ये सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है वो सुन, तीसरा पॉइंट तो बड़ा अमेजिंग है इनका। इनका ये बोलना है अर्थ को आने में, अर्थ का जन्मदिन हो जो है या अर्थ आने में सिर्फ 4 साल है, सॉरी 4000 ईयर्स ओल्ड। मतलब अर्थ का एज कितना है, 4000 साल, 4000 ईयर ओल्ड है अर्थ सिर्फ। कितना? 4000 ईयर ओल्ड अर्थ।
ऐसा बोला गया था इस स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में। 3 पॉइंट समझ में आ गए? हाँ। और रियल में अगर देखा जाए, फिर साइंटिस्ट ने सर्चिंग किया, तुझे पता है हमने खेती करना ही 10,000 साल पहले शुरू किया था, अगर तुझे ये नॉलेज है तो। खेती करना हमने कब शुरू किया था? 10,000 साल पहले। हमारे जो पहले इंसान थे हम आने के पहले, वो क्रो मैग्नन थे, मतलब हम होमो सैपियन सैपियन हैं। हमारे पहले कौन थे? होमो सैपियन थे। उन्होंने खेती करना शुरू किया था। पता ना केव मैन वगैरह, वो गुफाओं में रहते थे, फ्लैट में थोड़ी ना रहते थे। वो कहाँ रहते थे? गुफाओं में रहते थे। ऐसे बात कर रही है। आज आपको हंसी आ रही होगी क्योंकि वहाँ उस वक्त साइंटिस्ट नहीं थे ना, इसलिए वो जो बोलते, जिनको आप मानते हो एक पद पे जो बैठा है, वो जो बोलेगा वह सही, वही सही है, चाहे वो गलत बोले या सही बोले। हाँ सर, समझ में आया। सो ऑल दिस आइडिया वेर स्ट्रांगली चैलेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। लेकिन 19th सेंचुरी में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस चीज को चैलेंज दिया था। और तुमको मैं बताऊं, उस जमाने में इतनी भयंकर स्थिति थी, उस जमाने में मतलब 17 या 18 सेंचुरी, उसमें अगर तुम किसी के खिलाफ बात करे, कोई साइंटिस्ट है और उसने प्रूव किया ये चीज ऐसी है, और उसने सोसाइटी के खिलाफ बोल दिया कुछ कि ये आप जो बोल रहे हैं सदियों से ये गलत है, तो पता है उसको क्या हाल करते थे? उसको फांसी देते थे, उनको सजा देते थे उनको। साइंटिस्ट ने बहुत चीजें को सहन किया है अपनी बात प्रूफ करने में। लेकिन 19th सेंचुरी में इतने साइंटिस्ट, 19th सेंचुरी एक साइंटिस्ट का इरा था एक्चुअली। 19th सेंचुरी आप कितनी भी घटनाएं देखो 19th सेंचुरी में हुई थी। डार्विन कब आए? मेंडल कब आए? हाँ, मेंडल कब आए? 19th सेंचुरी में आए, मतलब 1800 का दौरान था वो, 19th सेंचुरी बोलते हैं उसको। मेंडल पता है ना आपको? पी प्लांट। हाँ, जितने भी महान साइंटिस्ट है वो 19th सेंचुरी में आए, बाद में 20th सेंचुरी में वर्क हुआ रहा था। 19th सेंचुरी का जो वर्क है उसी को फॉरवर्ड किया हमने 20th सेंचुरी में। तो 18, जैसे एक बार एग्जांपल देता हूं मैं, 19th सेंचुरी में मेंडल ने काम किया और 20th सेंचुरी में वैटसन क्रिक ने काम किया। था तो डीएनए पे वर्क ना। कौन से वर्क था? डीएनए पे ही था। समझ रहे बातों को? हाँ। 19th सेंचुरी में मेंडल ने बोला था ऐसा कुछ है जो यहां से वहां ट्रांसफर होता है, और 20th सेंचुरी में पता चला कि क्या ट्रांसफर होता है? जीन ट्रांसफर होता है। तो इसे लिंक लग रही थी वहां पे। ओके, तो ये कुछ घटनाएं घटी। वहां पे डार्विन नाम के बड़े साइंटिस्ट आए थे। तुझे पता है डार्विन डार्विन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक जहाज पे पूरा भ्रमण किया था दुनिया का। उस जहाज का नाम क्या था? HMS बीगल। उन्होंने पता है 5 साल 5 साल इस जहाज पे गुजारे, ट्रैवलिंग करते रहे। वो ट्रैवलिंग करते रहे, और ट्रैवलिंग करते करते उनको एक आइलैंड लगा। पता है कौन सा था वो? गैलापागोस। कौन सा आइलैंड लगा था? हाँ, गैलापागोस आइलैंड लगा था उनको ट्रैवलिंग करते करते। और ये जो HMS बीगल नाम का जहाज है, ये सरकारी जहाज था। ये जहाज था इंग्लैंड का। इंग्लैंड में ऐसे कोई रहता, कोई ऐसा नहीं था वहां पे, सिर्फ रानी थी एलिजाबेथ। नाम सुना होगा आपने, क्वीन एलिजाबेथ। बस वही वहां पे सब प्राइम पोस्ट पे थे। और वहां पे इंग्लैंड का एक खासियत था उस जमाने में, लगभग बात है ये 18th सेंचुरी की बात है। वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, इंडस्ट्री वगैरह सब डेवलप हुआ था। 17th-18th सेंचुरी, जब अंग्रेज लोग यहाँ पर भी आए थे। सिर्फ यहाँ नहीं आए, हर जगह चले गए वो। उनको पूरे अर्थ के ऊपर खुद को कैप्चरिंग करना था, पूरा अर्थ उनको कैप्चर करना था। उसी खोज में इधर उधर चले गए वो। ऐसे करते करते इंडिया में चले आ गए अंग्रेज। ऐसा था बेटा वो। HMS बीगल पे ट्रैवलिंग किया उन्होंने। चार्ल्स डार्विन का कहना क्या था, एक बार पढ़ लो तुम। Charles Darwin concluded that existing living forms share the similarity to varying degrees, not only among themselves but also with the life form that exists millions of years ago. Many such a life form do not exist anymore.
इनका एक बार ये जो कंसेप्ट है ना एक बार समझो क्या बोल रहे हैं, पढ़ो, दिमाग लगाओ, क्या बता रहे हैं हमसे, क्या बोल रहे हैं ये। देखो इनका बोलना क्या है, जैसे आज हम हैं, ये ह्यूमन है, ह्यूमन ह्यूमन में सिमिलरिटी है, मानते अमॉन्ग देमसेल्फ, हम में है सिमिलरिटी। इनका ये बोलना है अगर आप पास्ट में जाएंगे, पास्ट, तो पास्ट में कोई मंकी होगा, हाँ चिंपांजी वगैरह होगा, तो इनका ये बोलना है ह्यूमन ह्यूमन में तो सिमिलरिटी रहती है, लेकिन हमारे अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो बंदर में चिंपांजी में भी थे, जो यहाँ से कई साल पहले हो गया, कोई इंसान बोलो कोई जानवर बोलो, उसमें भी हमारे कैरेक्टर थे, ऐसा इनका बोलना है। समझ में आया? मतलब सब मिले जुले हैं, ऐसा नहीं कि बहुत वेरिएशन है हम में। इनका सिंपल सा ये कहना है हम एक ही पेड़ के अलग अलग ब्रांचेस है, पेड़ हमारा एक ही, बंदर बोलो, चिंपांजी बोलो, गोरिल्ला बोलो, ह्यूमन बोलो, और कोई एनिमल बोलो, और कोई मैमल्स बोलो, हम एक ही पेड़ की शाखाएं हैं, ऐसा है। कैरेक्टर तो सिमिलर है हमारे। ओके, ये बात कर रहे हैं, ये बात को याद रखना बेटा। चार्ल्स डार्विन क्या बोल रहे थे? इनका और एक बोलना था इवोल्यूशन के बारे में कि देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म। लाइफ में जो भी इवोल्यूशन होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? ग्रेजुअल फॉर्म में होता है। मतलब स्लो होता है कि फास्ट होता है? ग्रेजुअल का मतलब क्या है? धीरे धीरे होता है। इवोल्यूशन होता है, लेकिन कैसे होता है लाइफ में इवोल्यूशन? हाँ, धीरे धीरे होता है। और एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स। और तुम में एक बात हो रही है, तुम्हारे पॉपुलेशन में एक बात हो रही है। क्या हो रहा है पॉपुलेशन में बेटा? क्या इवोल्यूशन और वेरिएशन में मतलब क्या वो लिंक है? इवोल्यूशन वेरिएशन लिंक है। और वेरिएशन नाम जो होता है, वेरिएशन ये पॉपुलेशन में होता है। क्या में होता है? पॉपुलेशन। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन, इसमें वेरिएशन हो रहा है। हाँ, कोई एनिमल का पॉपुलेशन में वेरिएशन हो रहा है। ओके, तुझे एक डार्विन का एक कंसेप्ट तुझे पता होगा, बड़ा खूबसूरत उनका स्टेटमेंट था फिटनेस के ऊपर। तुझे वर्ड पता होगा, ये डार्विन ने चीज बोली थी ना, एक नेचुरल सिलेक्शन को लेके, फिटनेस को लेके। क्या बोला था? इस बदलते एटमॉस्फेयर में जो खुद को फिट रखेगा वो जिंदा रहेगा, जो अनफिट होगा वो मर जाएगा। यहाँ फिटनेस की बात मतलब जिम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। फिटनेस का मतलब तुम्हारा डीएनए फिट होना चाहिए, तुम्हारा डीएनए अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा डीएनए में वेरिएशन होना चाहिए। हाँ, और चेंजिंग एटमॉस्फेयर के साथ तुम्हारी बॉडी भी एडप्ट होनी चाहिए, तो तुम सरवाइव करेंगे, अदरवाइज मर जाएंगे हम। ओके, एक मैं आपको बात कहना चाहूंगा। कोई भी एनिमल क्या करता है, जैसे कोई मॉस्किटो है, वो इतने सारे अंडे क्यों देता है? या कोई एनिमल है, वो इतने सारे अंडे क्यों देता है? या कोई एनिमल वो अपने बच्चों को इतना क्यों ज्यादा क्रिएट करता है? सर्वाइवर के लिए क्रिएट करता है। क्या के लिए? उसकी स्पीसीज डिस्ट्रॉय ना हो जाए, उसकी स्पीसीज वहां पे जिंदा रहे, उसके लिए वो ढेर सारे बच्चों को जन्म देता है ताकि उसकी प्रजाति कंटिन्यू रहे। हाँ, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात कर रहे हैं। उसके बाद में लिव द मोर प्रोजेनी की बात कर रहे हैं अदर्स, क्योंकि वो जितना सरवाइव करना चाहेगा उतना, मतलब जितना ज़्यादा बच्चे उसके रहेंगे उतना ज़्यादा वो आगे कंटिन्यू होता रहेगा।
इसकी बात कर रहे हैं। So therefore will survive more and hence are selected by the natures। तो यहाँ पे बात हो रही है बेटा रिप्रोडक्टिव फिटनेस की। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई हेल्दी है, कोई फिट है, उसमें वेरिएशन है, उसका डीएनए अच्छा है, तो अगर उसका डीएनए अच्छा है तो सर्वाइव करेगा। मतलब देखो मैं फिटनेस की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर वो फिटनेस है, वो सर्वाइव कर रहा है, उसका डीएनए अच्छा है, अगर वो फिटनेस है, सर्वाइव कर रहा है, तो वो रिप्रोडक्शन करेगा और मोर प्रोजेनी बनाएगा। मतलब एक बात हो रही है फिटनेस की, फिटनेस की वजह से हो रहा है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन से हो रहा है कंटिन्यूस बेसिस। समझ में आया? हाँ ओके। ये डार्विन की बात थी, इसलिए हम इसको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। अब जरा इन लाइन को टिक करना। इन साइंटिस्ट का नाम टिक करो। क्या नाम है इनका? बेटा यहां से क्वेश्चन आए थे, याद रखना। डार्विन और इनका लिंक है, डार्विन और इनका एक लिंक है। कैसे, क्या समझाता हूं मैं। अल्फ्रेड वेलस, ये कौन थे? ये भी डार्विन की तरह नेचुरलिस्ट थे, मतलब नेचर का पढ़ाई करते थे। इन्होंने कहाँ पे वर्क किया? एक आइलैंड था मेलाई आर्चिपेलागोस नाम का, ये आइलैंड का नाम याद रखना। ओके। और बात इतनी खतरनाक है, देख बेटा, उस जमाने में फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, कनेक्टिविटी कम थी, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखो तो एक ही समय में इधर डार्विन वर्क कर रहे हैं और इधर ये वाले साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं। कौन सा? अल्फ्रेड। इधर कौन वर्क कर रहे हैं? एक ही समय में डार्विन वर्क कर रहे हैं। एक इधर अब कौन वर्क कर रहे हैं? अल्फ्रेड वर्क कर रहे हैं। डार्विन कौन से आइलैंड पे वर्क कर रहे हैं? गैलापागोस। कौन सा? और ये कौन से आइलैंड पे वर्क कर रहे हैं? मेलाई आर्चिपेलागोस। समझ में आया? और दोनों दोनों कौन से स्टडी, दोनों का सेम प्रोफेशन था। कौन सा? दोनों नेचुरलिस्ट थे। और दोनों का कंक्लूजन, जो रिजल्ट बना, जो उन्होंने लिखा था, वो भी सेम लिखा। इनका जो बोलना है डार्विन का, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, फिटनेस के बारे में, वेरिएशन के बारे में, सेम कहानी इनकी भी है। मतलब इन दोनों की सोच क्या हो रही है? मैच हो रही है, जुड़ रही है। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो हाँ, इनका ये बोलना है। याद रखना मैंने क्या बोला था आपको। तो इनका कंपैरिजन, कंपेयर मतलब सेम वर्क। सर ये क्या है? एपोक, पीरियड्स एंड द इराज। बेटा ये अपना अर्थ का टाइम टेबल है। इराज, एपोक, पीरियड्स, में आपको ये अर्थ का टाइम टेबल है, बाद में पढ़ाऊंगा ये क्या है। तो ये टाइम टेबल है एक्चुअली हिस्ट्री ऑफ अर्थ का। बस वहां तक याद रखना। एक किसकी बात किया मैंने? डार्विन की। और एक किसकी बात किया मैंने? अल्फ्रेड की बात किया था। इवोल्यूशन हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, वेरिएशन जरूरी है। फिटनेस है, फिटनेस है तो रिप्रोडक्शन होगा, तो ढेर सारी प्रोजेनी बनेगी, तो सरवाइव करेगा। मतलब फिटनेस है तो सरवाइव करेगा, सरवाइव करेगा तो प्रोजेनी बनाएगा, तो उसकी प्रजाति कंटिन्यू रहेगी। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ से आपका नया कॉन्सेप्ट है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है बेटा, क्या हमारे पूर्वज एक जैसे हैं? मतलब क्या हम एक ही पेड़ की ब्रांचेस है? ये क्वेश्चन मार्क है। तो समझ में आया मैंने क्या बोला? तो क्या हम एक ही पेड़ की ब्रांचेस हैं? जैसे ये पेड़ है, जैसे मैं आपको लिखता हूँ, ये प्रोकैरियोटिक, उससे बना यूकैरियोटिक। हाँ, फिर यूकैरियोटिक से ही आया फिश वाला एरिया। हाँ, फिश वाले से आया एम्फीबियन वाला एरिया, एम्फीबियन से आया रेप्टाइल वाला एरिया, रेप्टाइल से दो चीजें आ गई, एक आया मैमल्स और एक आया बर्ड। रेप्टाइल से दो चीजें, एक कौन? एक कौन? तो मेरा ये बोलना है, क्या हम इंटरकनेक्टेड है? तो इसका अगर तुम जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली हम सब कहाँ से आए हैं? प्रोकैरियोटिक से आए हैं। तो क्या हम इंटरकनेक्टेड है? हाँ या ना? अगर हाँ तो प्रूफ दो।
हाँ तो प्रूफ दो, और वही प्रूफ उन्होंने दिए हैं, वही पढ़ना है हमें नेक्स्ट इसमें। आपको बात समझ में आ गई? मैंने बोला हम है इंटरकनेक्टेड, मतलब आज जो मैमल्स है हम सब इंटरकनेक्टेड है। इसके पहले जो पंछी, मतलब पंछी भी इंटरकनेक्टेड है, उसके पहले रेप्टाइल थे, चिपकली वगैरह, हम इंटरकनेक्टेड है। कोई मछली है वो भी इंटरकनेक्टेड है, कोई बैक्टीरिया वगैरह है, साइनोबैक्टीरिया है, हाँ हम इंटरकनेक्टेड है। मैंने सिर्फ बोला इंटरकनेक्टेड है, लेकिन प्रूफ दो, और यही प्रूफ बेटा इस टॉपिक में दिए गए हैं, एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। समझ में आया? तुम्हारा कोई पेपर बाकी है क्या चेक करना? कौन सा? कौन सा बायोटेक? 1 and 2 कंबाइन, जो अभी हुआ वो? हाँ तो उसका डिस्कशन करेंगे ना हम अभी।